सबको मेरा नमस्कार। जूम चर्चा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम उद्धरण संख्या 4065 से लेकर 4075 तक चर्चा करेंगे। हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आपराधिक और न्यायिक खंड हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा। जो आज की जो पहला जो कोटेशन है वह है 4065। उसमें कहा गया है कि कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि का भार अपराधी पर न डालकर पुलिस पर डाल दिया जाता है। और ऐसे कानून जो जो बेमतलब के हैं, जैसे कि दहेज, छुआछूत, उसकी जिम्मेदारी अपराधी के जिम्मे होती है। यह जो विसंगति है, यह हम हमारी न्यायपालिका के लिए या हमारी शासन व्यवस्था या न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जो सही मामले में आपराधिक कृत्य है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है पुलिस पे, कि पुलिस साबित करे कि अमुक व्यक्ति अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसे कानून जो कि अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे छुआछूत या दहेज हत्या या ड्रिंकिंग, ये जो सारे कृत्य हैं, अनैतिक हैं या सामाजिक हैं, इनका भार अपराधी पर होता है, या जो व्यक्ति संदिग्ध है उस पे होता है। यह सही नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो दूसरा कोटेशन है वह कहता है कि जो 4066 है, वह कहता है कि जो न्यायपालिका है अपराधियों के निर्दोष छूटने पर अपना पल्ला झाड़ लेती है। यह अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई अपराधी निर्दोष छूटता है तो न्यायपालिका यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि पुलिस ने उसकी तहकीकात अच्छे से नहीं की, या जो इसकी एफआईआर दर्ज हुई या इसकी प्रारंभिक जो जांच हुई वह सही नहीं थी। देखिए, अगर देखा जाए तो न्यायालय भी अपनी जगह पे ठीक है। जो जज बैठा हुआ है, क्या उसे पता है कि हत्या किसने की या अपराध किसने किया? क्या वो उस वक्त, उस दिन वहां पे था? नहीं था। जो न्यायाधीश होते हैं वो बाध्य होते हैं कि जो पुलिस जैसा रिपोर्ट तैयार करके देती है, जैसा एफआईआर दर्ज करती है, वह उसी के मुताबिक अपना फैसला सुनाते हैं, उसी के अनुसार वो काम करते हैं। इसमें उनका विवेकाधिकार का जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, मेरे ख्याल से ना के बराबर है। यह न्यायपालिका की कमजोरी नहीं, मैं इसे पूरी की पूरी जो व्यवस्था है मैं उसका दोष कहूंगा। जो हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसका दोष है। हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वह भी दोषपूर्ण है। और जब वहां से गलती शुरू होती है तो धीरे धीरे वह न्यायपालिका तक वो गलतियां होती जाती हैं। यही कारण है कि अपराधी छूट जाते हैं और जो अच्छे लोग हैं, जो निर्दोष हैं, वो भी जेल में चले जाते हैं। तो ये है विसंगति। जो तीसरा जो कोटेशन है वह है 4070।
यह कहता है कि न्यायपालिका के विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह जो बात है, इस पे हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि न्यायपालिका की अपनी सीमा है, विधायिका की अपनी सीमा है, कार्यपालिका की अपनी सीमा है। हुआ ये कि न्यायिक सक्रियता के दौर में न्यायपालिका जो कुछ अधिक ही अपराध स्वाभिमान से भर गई, अभिमान उसको हो गया, और उसी पे वो अंत फैसले देती है। वह कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य क्षेत्र हैं, वह उसमें हस्तक्षेप करती है। तो ये बात है। और इसी का जो फायदा उठाते हैं कार्यपालिका और विधायिका, और न्यायपालिका के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। तो न्यायपालिका को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि उसके खिलाफ किसी को बोलने का कोई मौका मिले। हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हम पे उंगली उठाने का किसी को मौका मिले। जो चौथा कोटेशन है 4072 का, वह मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा 2004 से लेकर 2014 तक, उस पे है। इनका कहना है कि जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, वो अब तक की सबसे लोकतांत्रिक सरकार रही है। इसमें जो लेखक ने तर्क दिया है, उनका कहना है कि विधायिका ने या कार्यपालिका ने कभी भी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। इसके अलावे जो न्यायपालिका ने ही जब अधिकार क्षेत्र उल्लंघन किया, तो मनमोहन सिंह चुपचाप सहे। उनके ही कार्यकाल में एक अभूतपूर्व घटना घटी। वह घटना ये थी, न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि जो 9वीं अनुसूची का विषय है, उसके आधार पर अगर अगर कोई कानून बनता है, तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और यह विधायिका के कार्य क्षेत्र में विधा उल्लंघन था। लेकिन इसके बाद भी मनमोहन चुप रहे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक सक्रियता के दौर में जो न्यायपालिका अपनी सीमाएं हर दिन टांगता है, छोड़ता है, यह न देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, और न हमारी व्यवस्था के लिए अच्छा है। तो एक तरह से कहा जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार लोकतांत्रिक हो सकती है। लेकिन इसमें हमारा दूसरा पक्ष है कि जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसमें जो प्रधानमंत्री का पद था, उसकी जितना अवमूल्यन हुआ, उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को जितनी ठेस पहुंची, शायद ही किसी और के कार्यकाल में पहुंची हो। हम हमारा तो यहाँ तक कहना है इस उदाहरण पे कि अगर इसका श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है, तो मनमोहन सिंह के बदले में इसका श्रेय राहुल गांधी और सोनिया को मिलना चाहिए। क्योंकि मनमोहन सिंह तो एक कठपुतली थे। खैर, ये बात अलग है। ये वो लेकिन जो मेरे मन में आया, मैंने ये बात बोली। जो अगला है, उसका है कि जब तक कोई व्यक्ति पुलिस की दृष्टि में आरोपित है और न्यायालय में निर्दोष सिद्ध नहीं है, तब तक उसे
संदिग्ध अपराधी मानना चाहिए। मेरा मानना है कि जो शब्द है ना, संदिग्ध अपराधी, ये गलत है। अपराधी को हटा दें तो केवल संदिग्ध होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हाँ, ये बात तो सही है। अगर किसी व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज हो गया है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, वह जेल भी जा चुका है, लेकिन फिर भी समाज को या न्यायपालिका को, व्यवस्था को उसे दोषी नहीं मानना चाहिए जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आता है। इस बात से मैं सहमत हूं। जो एक और बात है, जो छठा है, उद्धरण संख्या है 4074 की, सुरक्षा और न्यायपालिका और पुलिस दोनों का दायित्व है। यह बात तो 16 आने से ठीक है। पुलिस और न्यायपालिका दोनों मिलकर ही न्याय दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि आज के समय में न पुलिस अपना काम ठीक से करती है, न न्यायपालिका अपना काम ठीक से करती है। दोनों अपने काम में कोताही करते हैं। दोनों जगह भ्रष्टाचार है। दोनों जगह मतलब जो व्यवस्था है, इसका परिणाम यह होता है कि ये दोनों एक दूसरे पर दोष डालते हैं। जब भी कोई मामला बिगड़ता है तो न्यायपालिका बोलती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, वह सबूत नहीं ला पाई। जो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमने तो अपना काम ठीक से किया, न्यायपालिका ने अच्छे से काम नहीं किया। तो ये चलता रहता है। तो हमें आवश्यकता है कि ये जो व्यवस्था है, इसको खत्म कर या इसमें सुधार किया जाए। जो अंतिम है, न्यायपालिका का कार्यपालिका और पुलिस के साथ साथ अनुचित व्यवहार। यह एक बात है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। यही सो इशारा करती है। इसमें मेरा मानना है कि हाँ, ये बात कुछ हद तक सही भी है, सही नहीं भी है। न्यायपालिका हाल के वर्षों में कार्यपालिका पे हावी होने का प्रयास कर रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसको ये कहना कि ये बात पूरी तरह से ठीक है, ये सही नहीं है। न्यायपालिका अपनी ओर से लोगों को सम्मान तो देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो आज का जो न्यायिक सक्रियता है, उसमें ये चीजें थोड़ी दूर होती जा रही हैं। तो ये था आज का अ, विषय जो मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी बताएं। माता प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया अभी अभी जुड़ा हूं मैं। जी जी। आज मैंने विषय नहीं देखा है, जी व्यस्त था, अभी आया घर। तो जब तक अन्य साथी रखें फिर मैं रखूंगा बात। जी। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय को रख देता हूँ। देखिए, मैं इसमें से जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारत में सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक काल कहा जाता है,
मैं तो ये समझता हूँ कि मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे। एक मुखौटा से अधिक कुछ थे ही नहीं। वास्तव में सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाए तो वो सोनिया गांधी ही थी। और इसे वास्तव में सबसे अच्छा लोकतांत्रिक समय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में अव्यवस्था होती है, और जितनी अव्यवस्था, लूट, भ्रष्टाचार हम लोगों ने मनमोहन सिंह के काल में देखा, और उसी के कारण पूरी तरह से सरकार चली गई। सरकार जाने का मुख्य कारण यही था। सरकार पर जगह जगह जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगना शुरू हो गया। सरकार इतनी कमजोर और इतनी लाचार हो गई कि जब मुंबई पर हमला हुआ, उस समय जो है हमारी सेना तैयार थी बदला लेने के लिए, और जो है संसद जो है वो शांत बैठ गई। और शायद उसका एक कारण यह भी था कि वो लोग जो है वोट बैंक के चक्कर में अधिक पड़े रहे। तो मुझे तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल दिखाई देता है जहां पर भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से जो है अनियंत्रित हो गया। और मनमोहन सिंह जी के हाथ में कुछ था ही नहीं। उनके पास तो जितनी भी फाइलें आती थी, वो फाइलें जो है बिना पढ़े ही केवल वो साइन कर देते थे। और एक तरह से कहा जाए, उनको पार्टी में वो कभी सम्मान भी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कितनी ही बार हम लोग देखते हैं कि अगर जब वो सोनिया गांधी आती थी तो उनके सामने खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे सोनिया गांधी के सामने उनकी कोई औकात ही नहीं है। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। लेकिन बनाया तो उन्हें जो है एक तरह से सोनिया गांधी नहीं था। और चुना क्यों गया? तो चुना सिर्फ इसलिए गया ताकि वो चुपचाप रहें, बिल्कुल बिल्कुल मौन रहें। उनका स्वभाव भी वैसा ही था। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाता है तो वो ये प्रयास करता है कि ऐसे व्यक्ति को पद पर ना बैठाया जाए जो बैठाने वाले के खिलाफ ही बगावत कर दे, या फिर जो है उसके प्रति ईमानदार ना रहे। तो सोनिया गांधी ने या फिर कांग्रेस ने उस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जिस पर वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। प्रणब मुखर्जी दिखाई देते हैं बहुत योग्य थे, सक्षम थे। प्रणब मुखर्जी को भी हो सकता है प्रधानमंत्री के पद के लिए बढ़ाया जा सकता था, लेकिन प्रणब मुखर्जी को जानबूझ करके राष्ट्रपति का पद दे दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है भारत में जो राष्ट्रपति है वो वैसे भी एक कठपुतली ही है। और प्रणब मुखर्जी को दोनों तरफ से समर्थन मिला। उनको विपक्ष ने भी समर्थन दिया, विपक्ष ने भी कहीं विरोध नहीं किया, क्योंकि वास्तव में प्रणब मुखर्जी की जो छवि है वो बिल्कुल अच्छी थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी तेज तर्रार व्यक्ति भी थे, जबकि मनमोहन सिंह उनके सामने देखा जाए तो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। तो मनमोहन सिंह को एक ऐसी कुर्सी दी गई जो भारत की सबसे अधिक शक्तिशाली कुर्सी है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसी और का है। और प्रणब मुखर्जी को एक ऐसी शक्ति, ऐसी कुर्सी दे दी गई जो कि भारत का इसकी सर्वोच्च कुर्सी मानी जाती है, जिसमें सबसे अधिक सम्मान है। लेकिन सम्मानित होने के बाद भी उसके पास शक्ति कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया वो सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि एक परिवार जो है वो लगातार कंट्रोल करके रखे। इन्हीं के कालखंड में देखा जाए तो पी चिदम्बरम को देख लीजिए, कितनी संपत्ति बढ़ी है। और कई ऐसे गवाह रहे जिन लोगों को मारने की कोशिश की गई। मैं गया तो मतलब हम लोग भी गए थे, जब दिल्ली में हम लोग गए थे तो उसमें जहां तक ध्यान है 5 जनवरी 2014, 5 सितंबर 2014 की मीटिंग थी। वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो अपने साथ साथ एक व्यक्ति को लेकर के आए थे। और उस व्यक्ति को इतनी सिक्योरिटी दी गई थी, उसको जान को खतरा था, और किसी से खतरा किसी से नहीं था। खतरा था पी चिदम्बरम से, क्योंकि घोटालों में जो है लोगों के नाम फंसते जा रहे थे। और हम लोगों ने देखा कैसे उस व्यक्ति के गर्दन के आसपास जो है कई वार किए गए थे, वो तो किस तरह से बच गया। तो ये सब जो है छोटी मछलियां तो फंसी। उस समय टी राजा हो या कई लोगों के नाम आए, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला दिखाई देता है कि कितना भी हम कहें कि मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन वह पूरी तरह से नियंत्रित थे। और वास्तव में मैं तो ये मानता हूँ मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके हाथ में कुछ था ही नहीं। केवल एक नाम दे दिया गया था, बाकी सारा का सारा जो कंट्रोल है वो सोनिया गांधी के पास था। प्रधानमंत्री पद एक ऐसा संवैधानिक पद होता है जिसको हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट करती हैं डायरेक्टली, वो किसी और को रिपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि उस समय सबसे पहले जो रिपोर्ट जाती थी वो सोनिया गांधी के पास जाती थी।
जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। और उसके बाद जाती थी वो सारी की सारी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट करती थी मनमोहन सिंह को बाद में रिपोर्ट करती थी, जबकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो मनमोहन सिंह सिर्फ नाम के वो थे, प्रधानमंत्री थे। और जो हम लोग कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में अव्यवस्था। तो मुझे लगता है कि अव्यवस्था उस समय चरम पर थी। अब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के कामों में इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो न्यायपालिका की विचारधारा कौन सी कांग्रेस की विचारधारा से अलग थी? जो सत्ता में थे उन दोनों की विचारधारा तो एक ही थी। और दोनों तालमेल से देखा जाए तो बहुत सारे काम जो है तालमेल से किया। जैसे वक्फ बोर्ड की बात की जाए, वक्फ बोर्ड पर इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि ये किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। और आपके पास ये भी अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपको जाना है तो वक्फ के ही कोर्ट में जाएंगे। तो इन्होंने ऐसे ऐसे जो कानून बनाए, क्या न्यायपालिका और ये कांग्रेस दोनों का इसमें गठजोड़ दिखाई नहीं देता है? तो मुझे लगता है चूंकि दोनों की विचारधारा एक थी, इसलिए टकराव भी कुछ नहीं था। अब विचारधारा अलग अलग है, इसलिए टकराव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो लोकतांत्रिक होते हुए भी कहा जाए तो केवल नाम का ही प्रधानमंत्री थे। अन्यथा पूरा तरह से जो नियंत्रण था वो एक परिवार का रहा है। एक जो आचा कोटेशन है इसमें जो एक जो पहला जो बिंदु कहता है, कानून ऐसे बनाए गए आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि का भार डालकर, अपराधी पर ना डालकर पुलिस पर डाल दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी अपराधी होता है वो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करता है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखा जाए तो दो पक्ष होते हैं। यानी भयंकर से भयंकर अपराधी भी होगा तो उसको भी जो है अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले ऐसे व्यक्ति को भी फंसा देते हैं, जनता का इतना प्रेशर रहता है, उन्हें कोई ना कोई विक्टिम चाहिए होता है। लेकिन न्यायपालिका को अगर हम लोग देखें तो न्यायपालिका को ये नहीं समझना चाहिए हम लोग सर्वोच्च हैं या हम लोग न्याय में सहायक नहीं है। न्यायपालिका जो है वह सारा का सारा काम पुलिस पर डाल देती है। मैंने देखा है न्यायपालिका की कार्यवाही जो ऑनलाइन भी आजकल देखते हैं हम लोग। ये लोग कार्यपालिका के लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो बड़ा खराब व्यवहार रहता है। नौकर सरीखे व्यवहार करते हैं। तो वास्तव में न्यायपालिका को या विधायिका को या कार्यपालिका को, इन तीनों को यह समझना पड़ेगा कि तीनों की नियुक्ति मिलाकर के सुरक्षा और न्याय के लिए हुई है। इसमें कोई सर्वोच्च नहीं है। लेकिन न्यायपालिका जो है लगातार जो है कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है या पूरी तरह से नियंत्रण जो है करने का प्रयास करती है। तो ये मैंने अपनी बात रखी है, बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी धन्यवाद। कोई भी साथी बताएं। जी हेलो। आदरणीय मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। सभी विद्वत साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है वो न्यायपालिका के और कार्यपालिका के बीच में जो समन्वय और सामंजस्य बैठाकर न्याय और सुरक्षा जनता को देना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन क्या जो जनता है या व्यक्ति है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका से
न्याय की जो आशा करती है कि उसको कानून के द्वारा या तंत्र के द्वारा न्याय मिले, कि उसको संतुष्टि हो और अपराधी को जिस प्रकार का वो अपराध किया है वैसा उसको दंड मिले। जी, आपकी आवाज कट गई है। मोहन जी जो है, मुझे लग रहा है वो उनका नेटवर्क का इशू है। बाकी कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। मैं बोलूं क्या? हेलो हेलो। जी आचार्य जी, मोहन जी कंप्लीट कर लिया। हाँ मोहन जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो दंड जो है ये, ताकि अन्य अपराधी जो हैं वो भी उस दंड से भयभीत हो और आगे दंड कोई भी अपराध करने से उनकी जो मंशा है वो किसी भी प्रकार से करने के लिए प्रेरित न करे। अब ऐसा जो है न्यायपालिका या कार्यपालिका दोनों जो है अगर व्यवस्था करें तब जो है किससे सही है। अन्यथा ये अपनी अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए और एक दूसरे से समन्वय अगर नहीं बैठाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। अब जहां तक जो है जो आपराधिक मामला है उसमें अपराधी को अपनी उसने अपराध किया है कि नहीं किया है वो जो है अपना सिद्ध करे, तब तो उसको पता चलेगा कि हाँ इसको सिद्ध करने में अपने को निरपराध करने सिद्ध करने में कितनी कठिनाई है और कितनी समस्या है। लेकिन न्यायपालिका जो है इसका जिम्मा जो है वो कार्यपालिका को, अधिकारियों को, पुलिस को दे दिया गया है। और जो भ्रष्टाचार है, चरित्र हरण है, श्रम शोषण है, अन्य कई प्रकार की जो अनैतिक सामाजिक अपराध है उसको, जिसको कि पुलिस द्वारा खोज करके उसको सिद्ध करना चाहिए कि हाँ भाई ये इस प्रकार का कार्य किया है कि नहीं, तो उसका बोझ जो है दे देता है जो व्यक्ति किया है उसी को कि आप इसको सिद्ध करिए। तो ये जो है सो पब्लिक पर अननेसेसरी बोझ आप क्यों दीजिएगा। आप ही जैसे अपराध का खोज रहे हैं वैसे आप इसका भी खोजिए। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। और जहां तक जब कोई अपराध करता है और कार्यपालिका के जो पुलिस महकमा है वो कितना मेहनत करके अपनी जान को जोखिम में डालकर और अपराधी को पकड़ता है और पकड़कर जो है
न्यायालय को सुपुर्द करता है। न्याय देने का अधिकार जो है सो न्यायालय को है। अब न्यायालय में जो है न्यायाधीश होते हैं, वो समझते हैं कि जो अपराधी आया है वो वास्तव में अपराध किया है। जब वकील लोग, एडवोकेट लोग आपस में जब दोनों पक्ष का बहस होता है और जो गवाहों का भी बयान होता है, तो जो जज सामने बैठा होता है वो जानता है कि अपराध जो है किस पक्ष का व्यक्ति किया है, और ये भी समझता है कि कानून में या संविधान में जो द्व्यर्थी शब्द हैं, लेकिन परंतु क्योंकि ऐसा है कि जो उसमें दो अर्थी और बहुअर्थी शब्द जो हैं अंकित हैं, उसका नाजायज फायदा वकील लोग और बैरिस्टर लोग उठाते हैं, और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और जिसको न्याय नहीं मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, तो संविधान के अनुसार उसको न्याय मिल जाता है, और अपराधी व्यक्ति को ही जो है सो जिसको दंड मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। अब ये न्यायाधीश जो है जब इस पर होता है कि देखिए बेल मिल गया, अपराधी को सजा नहीं मिला, तो भाई वो इसका दोष पुलिस पर डाल देता है कि इन्होंने जो है अपराधियों को अपराधी सिद्ध नहीं कर पाए, गवाह ऐसा नहीं ला पाए, कानून के अनुसार उसको जो है अपराधी सिद्ध करने में विफल रहे, और उसके बाद उनको जो है अपमानित भी करते हैं। तो ये क्या कार्य जो है न्यायपालिका अपने को सर्वोच्च समझती है, तो न्यायपालिका को तो बैठ करके केवल सब कुछ देख करके और कानून सम्मत उनको न्याय देना है। अपराधी को न्याय, निरपराध को न्याय मिलना चाहिए, ये वो नहीं देखता है, और इसका दोष डाल देता है कि भाई कार्यपालिका के जो पुलिस लोग हैं उसको नहीं सिद्ध कर पाए। तो ये भी जो है सो एक विडंबना है। आगे जो है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो संबंध है, इसको अगर आप, अब वो कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मनमोहन सिंह सरकार में सबसे अच्छा था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे अच्छा आप यही कहिएगा कि भाई लोकतंत्र में अव्यवस्था होता है, अराजकता होता है। और जब लोकतंत्र में अराजकता और अव्यवस्था जब चरम सीमा पर होता है, तबे न उसको कहिएगा कि हाँ भाई अभी ये लोकतांत्रिक सरकार का जो असली रूप है वो सामने आ गया, जो कि मनमोहन सिंह सरकार में आया। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोकतंत्र से फिर जब दूसरी सरकार बनी तो तानाशाह की तरफ, केंद्रीयकरण की तरफ जो है व्यवस्था जाने लगता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई मनमोहन सिंह के सरकार में अराजकता जो है वो चरम सीमा पर रहा।
सब मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी व्यवस्था संविधान में कानून है जो कि पीड़ित व्यक्तियों को न्याय जो है सो नहीं मिल रहा है, तो ग्रामीण स्तर पर और पंचायत स्तर पर ग्राम सभा को न्यायिक अधिकार जो है उस ग्राम सभा का जो जितना क्षेत्र है उसमें न्यायिक अधिकार कुछ मिलना चाहिए। अगर न्यायिक अधिकार ग्राम सभा को कुछ मिलता है कि भाई ये इतने क्षेत्र में न्याय जो है वो कर सकता है, उसको कुछ आर्थिक दंड की सीमा है, उतना आर्थिक दंड कर सकता है, या उसको महीना दिन 15 दिन के लिए दंडित करके जेल भी भेज सकता है और वो कुछ न्याय कर सकता है। अगर उससे कोई असंतुष्ट होता है तो वो ऊपर के न्यायालय में जाके अपील कर सकता है, जहां पर कि कानून सम्मत उनको जो है न्याय मिले। लेकिन अगर ग्राम सभा में पूर्ण रूप से कानून सम्मत भी नहीं होता है, लेकिन दोनों पक्ष अगर उस पर संतुष्ट हो जाते हैं या ग्राम सभा के द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो सर्वमान्य है, तो बहुत सा जो न्यायालय का लोड है वो कम हो जाएगा और न्यायालय में केस उतना नहीं जाएगा। ये एक व्यवस्था जो है वो होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग जब अभी यात्रा में गए तो हम लोगों ने ग्राम सभा को न्यायिक अधिकार भी मिले और आर्थिक अधिकार भी मिले और जन सुविधाओं को व्यवस्था करने का भी अधिकार मिले। ऐसा हमने जन जागरण किया है। मैं अपनी बात को ही विश्राम दूंगा और साथी जो है सो चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी प्रणाम बताइए बाबा, आचार्य जी। सभी को नमस्कार। आचार्य जी, आप अपनी बात रख दीजिए। जी जी देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें और बड़ा निष्पक्ष होकर आकलन करें तो जो कार्यपालिका है उसमें जितनी खामियां नजर आएंगी वो न्यायपालिका में नहीं आएंगी। मैं अपनी बात रखते हुए प्रश्न भी रखूंगा और इसमें जो वक्ता बोले या बाबा तो बोलेंगे उसमें उनके उत्तर भी दें। अभी कल जो है वो बिहार में जो है वो भारत बिहार बंद करने का एक वो आया है आह्वान। सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा बोर्ड वगैरह के उसमें। ये अराजकता कौन फैला रहा है, न्यायालय या फिर मतलब जो है कार्यपालिका? यानी पक्ष या विपक्ष हैं तो कार्यपालिका के ही, संसद के भागी। जो पार्टियां सरकार में नहीं भी हैं तो उनके कुछ सदस्य हैं, या व्यवस्था कौन फैला रहा है? दूसरी बात ये, अभी भीम आर्मी के द्वारा जो है वो बहुत बड़ी घटना हुई, उसमें बहुत बड़ी संपत्ति की जो है हानि हुई। ये व्यवस्था न्यायपालिका ने फैलाई थी या कार्यपालिका ने फैलाई थी? दूसरी बात यह है कि मैंने कल भी इस बात को बोला था, जज बैठा हुआ है, जब पुलिस केस नहीं लिखती है तो कोर्ट ही उनको आदेश देता है और फटकार लगाता है, तब केस लिखे जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज होती है। डीएम को कलेक्टर और उन सबको तलब कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है समाज के सामने और जनता के साथ। ये
किस लिए तुम्हें बिठाला गया है? बहुत जगह ऐसे केसों को देखा जाता है वीडियो के माध्यम से कि जहां पर पुलिस वाले अपने इस तरह के कार्य से डिक्टेटर को अपनाते हैं कि वहां व्यक्ति जैसे हेलमेट नहीं तो बदतमीजी इतनी करना या और अन्य तरह से। कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी कार्यपालिका में और विधायिका में जो गड़बड़ियां हैं वो न्यायपालिका में नहीं है। एक जज बैठा हुआ है, वो जज आपके तर्कों के आधार पर निर्णय दे रहा है। इधर का वकील है, उधर का वकील है, जो गवाह सबूत पेश किए गए हैं उसके आधार पर कुछ केस एक दो देखे जा सकते हैं। मैं तो अपने जीवन में 2-1 केस देख रहा हूं अभी। या तो जज के ऊपर ये दिल्ली वाला लगा है केस, इस तरह का पैसा जो है, या अभी एक केस मेरे सामने आया था जो वो इंजीनियर जो थे वो मतलब उन्होंने सुसाइड किया था उसमें कि जज भी मुझसे पैसा मांग रही थी, वो लेडीज जज थी, और मैं मतलब जो है दुखी हो गया। तो एक केस तो मेरे सामने तो 44-45 साल की उम्र में कोई केस मेरे सामने तो न्यायालय का आया नहीं है आज तक। हाँ हुए होंगे, और वो मतलब जो भ्रष्टाचार कल भी बाबा ने स्वीकार किया था कि न्यायालय में, मैं न्यायालय का पक्ष नहीं कर रहा हूं, मैंने कल भी ये कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दों पर और जो राष्ट्रीय सुधारात्मक मुद्दों पर कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। बाकी प्रत्येक सरकार की जो जिस तरह का डिक्टेटर होता है उसमें और छोटी से छोटी जन याचिका भी, अगर मौलिक अधिकारों की बात है या छोटी से छोटी सी भी किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, कोर्ट को सुनना चाहिए। पहली बात, न्याय क्यों नहीं मिलता, हमने कभी विचार नहीं किया इस चीज पर। अरे न्याय इतना महंगा हो चुका है, एक अच्छे वकील को सुप्रीम कोर्ट के क्या हाई कोर्ट के करके तो देखो, जिला जज के उसमें करो। मुझे याद है, खुद भुक्तभोगी हूँ, बिजली का एक बिल मेरा 90,000 रुपए का बना दिया, यानी 1 किलो वाट का मैंने कनेक्शन करवाया और 2 किलो वाट का वो कर दिया, बिल 2 किलो वाट का आ रहा था। जब गांव में वो लगा तो मैं बिल जमा करने गया तो मैंने कहा साहब ये बिल इतना क्यों आ रहा है, मतलब जो है। तो यहाँ हमारे यहाँ पर गांव में एक व्यक्ति थे जो थोड़ा बिजली के विभाग में विशेष जानते थे, उन्होंने कहा आचार्य जी ये बिल आपका 2 किलो वाट का है कनेक्शन। मैंने कहा हमारी एप्लीकेशन 1 किलो वाट की लगी हुई है और हमने एप्लीकेशन दी होगी, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब जेई के पास गए तो मुझे वहां बवाल करना पड़ा 2-4 वो लोगों को, और उसके बाद में मैंने वो जमा नहीं किया, वहां से उन्होंने वारंट काट दिया और कनेक्शन काट दिया। मैं कोर्ट में पहुंचा, हमारे यहाँ के वकील हैं, वही 2,500 रुपए का उन्होंने जुर्माना लिया, 42,000 रुपए मात्र कोर्ट ने जमा करवाए। वो कोर्ट ही था, तो कौन भ्रष्ट हुआ? अगर कोर्ट नहीं होता तो 90,000 रुपए मुझे तो देने पड़ते और 2 किलो वाट का कनेक्शन करना मतलब बिल देना पड़ता, जो कि मैं यूज 1 किलो वाट का कर रहा था। तो ये सारी जो न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं, आज भी न्यायालय बहुत अच्छे तक अपने को कार्य कर पा रही है। हाँ, हम एक केस से जीत गए, दूसरे में जा अरे भैया एक वकील का खर्च जो है उठाने के लिए लगभग केस जो होते हैं, बहुत साधारण बात मैं बोल रहा हूं, लगभग केस देरी वकीलों के कारण होती है, क्योंकि वकीलों के पास 20 फाइलें चल रही हैं, उन्हें 20 फाइलों में अपना खर्चा निकालना है। आपकी हर महीने की हर दिन की 20 फाइलें, तो हर दिन उनकी तारीख डलवा दी, हर तारीख डलवा दी, अर्दलियों से मिले हुए होते हैं, जाकर के वो एक तारीख के 200 से 500 रुपए एक व्यक्ति से लेते हैं अपने फाइल चार्ज का। और उसके बाद में जज चाहता है कि आज ही बहस करिए, आज ही इसको वो करिए, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास 50 फाइलें हैं, तो 50 केस में 6 घंटे बैठा हुआ है। 6 घंटे में वो किस तरह से उसका न्याय करे, कैसे मतलब जो व्यवस्था को दे वकील उसको। ये ठीक है कि जो जज हैं, मैंने तो कोई अब तक केस ऐसा नहीं सुना है कि कोई जज जा रहा है वो गाड़ी पुलिस से मंगाए, क्योंकि जज को इतनी व्यवस्था सुविधाएं मिली हुई हैं। मैंने एक वीडियो सुना था एसपी लेवल का, मतलब आईपीएस अधिकारी का, बोले 10 से 12 लाख रुपए खर्च करती है महीने के सरकार हमारे लिए। मुझे ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, कितना पड़ता है, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। गाड़ी फुल मिलती है लेकिन फिर भी हम काम सही नहीं करते हैं। एक आईपीएस अधिकारी का वीडियो वो मतलब जो है वायरल हो रहा था, आप लोगों ने सुना होगा। वो कह रहा है लेकिन फिर भी हम जनता का काम नहीं करते हैं, समाज का काम नहीं करते हैं, जो कि उसी के टैक्स से हम लोग रहे हैं और सारी व्यवस्था ले रहे हैं। कौन भ्रष्ट हुआ? कार्यपालिका और विधायिका। दूसरी बात ये आती है हमारे समाज के सामने, पुलिस वालों को तो मैंने देखा है, मेरी 3-3 गाड़ियां रोड पे चली हैं, बातें व्यक्तिगत हैं। अगर व्यक्तिगत जो है वो लाश के विषय में ले जाना है कहीं लाश, या कोई दबिश देना है, तो प्राइवेट गाड़ियों को पकड़ लेते थे। लेकिन जज के साथ और सीओ के यहां से आता था कि आज साहब उनकी पुताई होगी, सीओ साहब दूसरे आ गए हैं,
कि मतलब जो कोतवाल साहब के प्रत्येक के यहाँ पर महीना बंधा हुआ था, वो किसकी है? यहाँ मंत्री की, और हम बात करते हैं उन्हीं की, उनका बंधा हुआ साहब। हर थाने से पैसा जाता है, हर थाने से पैसा जाता है, क्या कोर्ट कह रही है इस बात के लिए? वो कार्यपालिका और विधायिका ही है। तो बाकी हाँ, जब थोड़ा संवैधानिक प्रक्रिया पे हम देखते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर बात आती है, तो हमें तीनों जैसे कल श्रीकांत जी ने भी कहा, तीनों चारों संस्थाएं हमें, मीडिया का भी, मतलब कल मैंने लिखा भी था, मीडिया का भी, यानी चारों संस्थाएं एक जगह दिखाई देती हैं जब जनता के, समाज के शोषण की बात मिलती है। लेकिन न्यायपालिका आज भी अपने बहुत अच्छे तरीके से, जो जज बैठे हुए, हाँ वो ठीक है। और डिक्टेटर की बात है, जो कलेक्टेड है, एक छोटे व्यक्ति से सही से बात नहीं करते, एक पुलिस वाला भी एक चपरासी। मुझे बताइए, मैंने नाम दिया, नाम लिखा, स्पेलिंग में गड़बड़ी कौन करता है? फिर आधार कार्ड के लिए किसको हम 200 रुपए देकर के सुधार कराते हैं? सुनील में डबल ई लगा दिया, मैंने आई बोला लेकिन डबल ई लगा देंगे। लेखपाल गड़बड़ी कौन करता है? मैंने अभी मतलब जो है किसी जमीन का बैनामा कराया, उसमें गड़बड़ कौन नाम चढ़ाता है, कौन करता है? और जब वो दाखिल काज नहीं होती है, कौन उसका मतलब वो करता है? चकबंदी में केस चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो ग्राम समाज जिनसे प्रभावित है, समाज जिनसे प्रभावित है, वो केवल 3-4 विभाग हैं। पुलिस विभाग है, चकबंदी विभाग है, और आपका जो एक तरह से अन्य 2-4 विभाग हैं, इस तरह से उनसे प्रभावित है। न्यायालय के पीछे तो अभी मैंने एक केस सुना था, उन्होंने कहा साहब मेरे पैसे, हाई कोर्ट का ये मामला था शायद, मध्य प्रदेश का। तो वहां पे एक महिला आई हुई है, वो कह रही है साहब मेरे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। तो बड़े अच्छे से उन्होंने, जज ने बात की, बोले आपको सरकारी वकील दे दिया जाएगा। अब जिसको पैसे नहीं देंगे, सरकारी वकील उतने अच्छे से लड़ पाएगा? केस लड़ेगा उसका? केस लड़ा जाता है पैरवी से। हमारे ताऊ जी तो वो कहते थे कि केस बेटा पैरवी का होता है, जो जितनी पैरवी कर लेता है केस उसके। ये साधारणतः बातें हैं। तो न्यायपालिका को मैं एक ही बात कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई हस्तक्षेप करते हैं सरकार के कार्यों में, जैसे एनआरसी में हमने देखा, वक्फ बोर्ड में हमने देखा, धारा 370 में देखा, इन चीजों में मैं मानता हूं कि इनकी दखलंदाजी गलत है। और सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि आप समाज के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, इसलिए आप जो है वो समाज के बेहतरी के बारे में या राष्ट्र के बारे में बेहतर कर सकते हैं। हम तो चुने हुए पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, छोटी याचिका भी यदि मेरी जाए, मैं प्रताड़ित हूं, समाज के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, कोर्ट में जाए, उसको सुनेगा और सुनते हैं, और वो न्याय भी करते हैं। न्याय 10 सेकंड की बात, न्याय प्रभावित कब होता है? न्याय प्रभावित तब होता है जब बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, या बड़े बड़े जो सरकारों के मंत्री या मतलब विधायक, मुझे पता है पिछली नहीं, अभी तो 3-4 साल की बात हो गई होगी, जिस समय दिल्ली में मतलब जो किसान यूनियन का धरना चल रहा था, यही उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बेटे ने जो है 6-7 लोगों के लिए अपनी गाड़ी से मार दिया था। वो केस ना तो मंत्री जी हटे, ना कहीं वो हटे। तो कहने का यह है कि निष्पक्षता के रूप में यदि हम देखें तो कार्यपालिका और विधायिका हमें बहुत अधिक भ्रष्ट दिखाई देती है। न्यायपालिका कहीं बहुत कम, 1-2% कहीं कोई मिल सकता है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की लेडीज है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मीडिया में भी आया था, पेपर में भी छपा था, उन्होंने जो है बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, जो है मनुस्मृति के ऊपर, कि मनुस्मृति के ऊपर जो लोग बोलते हैं इस तरह से कि महिलाओं के ये है और ये है, मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं के साथ गलत नहीं हुआ, ये नहीं, लेकिन मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान करने का जो अधिकार मिला है, और जो उनका सम्मान करने के प्रति उन्होंने कुछ लोग भी वो जानकारी रखती थी मनुस्मृति की, या आर्य समाज से या वैदिक विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़ी रही होंगी, उन्होंने तथ्य रखा और उनको तथ्य को काट नहीं पाया कोई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका नहीं सही होगी, एक चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही जो है वो ट्रक को रोक करके 100 रुपए ले लेता है, क्या वो कानून व्यवस्था के लिए सही करना चाह रहा है? वो अपनी जेब को भरने के लिए सही कर रहा है। आप इंडियन फिल्म को देखें, उसमें वो कहता है सन्नी देओल सिपाही से कि आप उस कानून व्यवस्था को बढ़िया करना चाह रहे हैं क्या? अरे एक और उदाहरण भी देते हैं कि एक कुत्ता, पुलिस का कोई व्यक्ति मरता है तो एक कुत्ते की उपाधि दी जाती है, और जिस समय सेना का कोई व्यक्ति मिलता है पूरा देश रोता है। ये हमारी इमेज क्यों बनी ऐसी? तो इन भी बातों पर भी जहां हम पुलिस का बहुत ज्यादा बचाव पक्ष करते हैं, हो सकता है हमारी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी व्यक्तिगत, लेकिन पुलिस का वास्तव में कोई छोटा व्यक्ति प्रताड़ित हुआ जिसकी कोई अप्रोच नहीं हो, धनवान नहीं हो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, सामाजिक पहुंच नहीं हो, राजनीति से उसका कोई लिंक नहीं हो, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी।
तो वहां पर कौन क्या वो तब वो कोर्ट में जाएगा या किसी वकील के द्वारा खड़ा होगा, तभी जाकर के वो मतलब जो है रिपोर्ट लिखेंगे और भागे भागे फूलेंगे। जब वो अदालत जज उसको तलब करता है और फटकार लगाता है दरोगा के लिए और एसपी के लिए, तो क्या गलत करते हैं वो? तो सारी व्यवस्था मैं देखता हूं अपने आकलन से जो मैंने बोला है। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर उस पर वो नहीं होना चाहिए, और जहां समाज के शोषण की बात आ जाती है वहां चारों ये मिले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन करप्शन कार्यपालिका में है, विधायिका में है, न्यायपालिका में बहुत कम हम देखते हैं, और वो भी राज्य सरकारों के दबाव में। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील जो है किसी विचारधारा से प्रभावित हैं, चाहे वो पार्टी की विचारधारा से या किसी लॉबी की विचारधारा से, तो वहां पर हम 19-20 देखते हैं। जैसे वो कौन सी बानो थे, उसमें आधी रात के लिए वो खुलवाया गया था राजीव गांधी इंदिरा गांधी के समय कोर्ट, क्या इसका वो था? तो वहां किसका हस्तक्षेप था? कार्यपालिका के विधायिका की हस्तक्षेप था। तो ये सारी बातें जो हैं सोचनी है, हमें समझनी है। रही बात सामाजिक स्तर की, सामाजिक स्तर में मैंने एक दिन और कहा था, तो बाबा ने कहा था कि बात तो सही है भाई, सही गलत का निर्णय कौन करे, कुछ सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी बन गई है। सही बात कहने के लिए समाज में तैयार नहीं है कोई। बेचारा गरीब व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति गांव में भी पिट रहा है आज की डेट में, उसको दो लोग बचाने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसको कहने के लिए तैयार नहीं होंगे। धनवान व्यक्ति होगा, ताकतवर व्यक्ति होगा, वजूददार व्यक्ति होगा, राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति होगा, उसके साथ 10 लोग लग जाएंगे। इसी तरह से पंचायतों का कम हो गया, पंचों की बात को उसके वही वाली बात कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इस चीज को यदि किसी हद तक कम करती है तो वो न्यायपालिका ही है। न्यायपालिका का ही थोड़ा डर होता है, और वो होता है। हाँ, पुलिस व्यवस्था का डर जो है वो इतना ही होता है कि हम दबे कुचले आते हैं, अभी तुरंत इमीडिएटली हमें कहीं वो पड़ गई, पुलिस जाती है। लेकिन साहब, पुलिस बिना पैसे के जो है ना कुछ करती नहीं है, बिल्कुल भी इतना। और पुलिस तो चाहती है कि केस हमारे पास ऐसे आए, नाम लिख दीजिए, मैंने नाम लिख दिया, किसी का ले लिया, वो जाएंगे उससे पकड़ेंगे पैसे बनाएंगे, उससे पकड़ेंगे पैसे बनाएंगे, उससे पकड़ेंगे पैसे बनाएंगे। तो जितना भ्रष्ट जो है वो पुलिस विभाग है, चाहे वो मंत्रियों के द्वारा है, चाहे उनको पैसा पहुंचता है, तो भी कार्यपालिका में पुलिस आ गई और विधायिका में नेता आ गए, तो भी उन्हीं का गठजोड़ है। कोई जज तो नहीं कह रहा है कि भाई लाइए हमें 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 भी उसमें हिस्सा दे दीजिए। या ना आज तक कोई मीडिया में इस तरह की खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा हिस्सा हो सकता है, या हाई कोर्ट का भी ऐसा हो सकता है, या जिला न्यायालय का भी ऐसा हिस्सा हो सकता है। तो इन चीजों को जो है वो हमें थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। जब तक कार्यपालिका विधायिका का आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि मैं इस बात से पूरी 100% सहमत हूं, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी भी हद तक इसका। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका में जो अराजकता का माहौल ये बनाते हैं, और समाज में विद्रोह का माहौल ये बनाते हैं, समाज में किसी भी तरह की जो लड़ाई झगड़े या इनका जो माहौल तैयार करते हैं, जातिवाद, या सब जो हम देखते हैं वोट बैंक के आधार पर, चुनाव प्रक्रिया के आधार पर, वो कोई सरकार उससे अछूती नहीं है, और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी उससे अछूती है। जी धन्यवाद। जी, मंगला प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, नमो नमः। जी बताइए। धन्यवाद। अभी जी हम बताइए आदरणीय। आचार्य जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छी जो है कि व्याख्या किया, बढ़िया बताया है। और न्यायपालिका को जो है कि थोड़ा दोष से जो है कि अलग रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ व्यवस्था के प्रति सारी जिम्मेदारी जो है कि न्यायपालिका की ही है। न्यायपालिका हमारे जज और जिसके पास निर्णय की पावर होती है, निर्णय की क्षमता होती है, विवादों की निपटारा की जो है कि ताकत होती है, अधिकार होता है, वह व्यक्ति विशेष रूप से जिम्मेदार माना जाता है। अब यह जैसे अब हम देखते हैं अदालतों में जितनी व्यवस्थाएं लंबित पड़ी हुई हैं, वह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं कि न्याय या कानून नाम की व्यवस्था कुछ है ही नहीं। प्राथमिकता के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को अच्छे वकील मिल गए, अच्छा पैसा मिल गया, या जज ने सुन लिया, सुनवाई कर ली, तो 1% 2% होता रहता है, जैसे जो है कि आचार्य जी बता रहे थे, तो हो जाता है कहीं कहीं न्यायिक निर्णय फैसला या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन वह प्राथमिकता के आधार पर या संजोग के आधार पर या सेटिंग के आधार पर, लिंक के आधार पर ऐसा होता है।
आमतौर पर जो है देखा जाता है, आमतौर पर देखिए कि जितनी मामले पेंटिंग है, यदि उनको सामान्य जो रफ्तार चल रहा है तो 500 साल लग जाएंगे तो भी निपटने वाला नहीं है। न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वह वकील या सिर्फ एक माध्यम है आपको जो है कि न्यायपालिका में आपको पक्ष कैसे रखना है वगैरह वगैरह, कैसे बातें करनी है, एक कागजी कार्रवाई के लिए माध्यम होता है। लेकिन न्याय तो करना तो न्यायालय का है, वकील तो करेगा नहीं। न तो पुलिस को अधिकार है न्याय करने का, तो जिसको अधिकार है वही जिम्मेदार होता है। हम जिम्मेदार विधायिका और न्यायपालिका को ही मानते हैं। कार्यपालिका तो जो है कि विधायिका न्यायपालिका के अनुशासन से चलती है और उसमें न्यायपालिका अधिक स्वतंत्र है। मैं जहां समझता हूँ विधायिका से भी बढ़कर के जो है कि अब जो कानून ऐसे बनाए गए कि जहां पर अपराध नहीं है फिर भी उसको जो है कि केस चलाया जाता है, तो विधायिका की गलती, यहाँ पर न्यायपालिका नहीं कर सकता है। तो अब बहुत से कानून ऐसे हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं है। दहेज, छुआछूत जैसे जो है कि ये तो भाई निजी व्यक्ति है। यदि हम किसी व्यक्ति को छूना पसंद नहीं करते हैं या उसका दिया हुआ खाना नहीं कर सकते हैं, उससे उसकी कोई क्षति नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, वह हमसे व्यक्तिगत संबंध के आधार पर यदि वह दूर होना चाहता है दूर होने को स्वतंत्र है, नजदीक आना चाहता है नजदीक रह सकता है, तो अपने अपने हिसाब से व्यक्ति चलने के लिए स्वतंत्र है। वही दहेज भी है, भी व्यक्तिगत है, लेन देन है। यदि आप देना चाहते हैं देंगे, नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है कि जहाँ अपना शादी विवाह करना चाहते हैं, तो इस सबको अपराध की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ कानून नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय आ रहे हैं एक प्राथमिकता के आधार पर, समन्वय के आधार पर, या जो है कि व्यवस्था में जो है कि विशेष जो है कि बाउंडर न खड़ा हो जाए, तो इसके आधार पर जो है कि हो जाता है। समानता जो है कि जो कानून जैसे काम करना चाहिए, कानून को न्यायपालिका और जिस ढंग से चलना चाहिए उस ढंग से नहीं है, उचित समय पर यदि न्याय न मिले तो न्याय का कोई जो है कि अर्थ नहीं रह जाता है। अब न्यायपालिका जो है अपराधियों को निर्दोष जो छूट जाती है, तो यहाँ पर भी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। न्यायपालिका को देखना चाहिए पुलिस ने अपराधी को लाया है पकड़ करके, तो पुलिस ने मेहनत की होगी अपना जो है कि व्यवस्था ऐसे ही जो है कि तो किसी को पकड़ करके भर नहीं देगा। और यदि अपराधी निश्चित रूप से दोषपूर्ण, हमने बड़े बड़े जो है कि माफियाओं को देखते हैं कि उनको सजा देने में बहुत ही कठिनाई आती है और उनके लिए 50 वकील लगे हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तरह हर जगह अपनी फाइलें चल रही हैं, एक सब प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो जेल नहीं जा पाते। अभी इधर भी जो है कि योगी जी आए और थोड़ा सा कुछ ऐसे जो है कि गैर संवैधानिक तरीकों से माफियाओं को नियंत्रण स्थापित जब किया, तो माफिया अपराध नियंत्रण न्यायिक तरीके से उनको नियंत्रण नहीं लाया जा सकता था, लेकिन विधायिका ने जो योगी जी है उन्होंने एक असंवैधानिक तरीके से नियंत्रण प्राप्त किया जो कि न्यायिक क्षेत्र के दायरे से बाहर है, और एक बहुत बड़ी सफलता मिली। माफिया तंत्र जो है उत्तर प्रदेश में टूट गया और माफिया तंत्र उत्तर प्रदेश में अपनी अंतिम सांसें ले रही है, तो इसका श्रेय जो है कि हम योगी जी को देते हैं। न्यायपालिका को विधायिका में हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन विधायिका यदि जो न्याय के विरुद्ध यदि कोई कानून ला रही है तो जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे पहले जो है कि न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया, SC/ST कानून जो चालू लागू था उसको जो है निरस्त कर दिया, लेकिन अब विधायिका गलती करती है, दोबारा जो है कि उसको लागू किया जाता है, तो मूलतः जो है कि दोषी न्यायपालिका विधायिका है, लेकिन उसमें न्यायपालिका अधिक दोषी है क्योंकि उसको निर्णय करने का अधिकार है, जिसको निर्णय करने का अधिकार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वह कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है कि जनता का जो है कि मार्ग प्रशस्त हो सके और जो न्यायिक
केसों का जो पहाड़ बन चुका है, एकदम बहुत ज्यादा जो है करोड़ों की संख्या में जो लंबित केस हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए, और जो गलत केस है उन पर दंडित करें। तो जहां समझता हूं न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर के भी न्याय देना चाहिए, वकीलों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है कि वकील तक पहुंचता है और वकील जो है कि उस मुवक्किल को जज तक पहुंचाता है। जब मुवक्किल जज तक पहुंच गया, उसका फाइल वहां तक पहुंच गया, तो वकील को द्वितीयक कर देना चाहिए। वकील कभी द्वितीयक नहीं, अधिवक्ता कभी द्वितीयक श्रेणी में जाता ही नहीं, हमेशा द्वितीयक श्रेणी में मुवक्किल ही रहता है। तो इसमें कोई संज्ञान ही नहीं लेता। कभी कोई जज ने जो है कि अपने मुवक्किल से सीधे संपर्क करने की चेष्टा नहीं की, न उसे कोई संवाद कायम करने की चेष्टा से, न उसे कोई जो है कि मामले का हालचाल लेता है। तो या कुछ जज जो है कि न्यायिक दृष्टिकोण से मुवक्किल को सलाह भी दे सकता है, उसके मार्ग प्रशस्त करने के लिए संवैधानिक तरीके से। ऐसा कुछ जज को हमने कभी किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हमने नहीं देखा, जो उसको न्यायिक प्रक्रिया में जो उसका योगदान होना चाहिए। और पुलिस जो है कि देखिए, पुलिस ही जो है कि न्यायपालिका का कवच है, सारी व्यवस्थाओं का कवच पुलिस है, और सब लोग फायदा उठाते हैं पुलिस के माध्यम, सारे विभाग पुलिस के माध्यम से फायदा उठाते हैं, और दूसरी हमेशा पुलिस रही है, आज भी है और रहेगी। और जब भी जो है अटैक करता है तो लोग पुलिस पर ही पहले अटैक करते हैं, थाने फूंक दिए जाते हैं। जब भी जो है कि अपराधी जो है कि अग्रेसिव होता है तो सीधे पुलिस के ऊपर हमला करता है। मैं समझता हूँ जज पर, नेताओं पर, विधायकों पर, इन लोगों पर जो है कि अपराधी हमला नहीं कर पाता, जनता इनका विरोध नहीं कर पाती है, सीधे जो है पुलिस के ऊपर जो है कि एक्टिव होती है। तो जनता का सबसे बड़ा गलत दृष्टिकोण है जो पुलिस को जो है कि प्राइम सस्पेक्ट बना देती, कोई गड़बड़ी होती पुलिस के ऊपर हमला करो। वास्तव में उसको हमला जो है कि न्यायपालिका विधायिका के ऊपर होना है। पुलिस तो एक जो एक कवच है पूरी व्यवस्था का, तो उसको और पुलिस ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर सभी लोगों की सुरक्षा और जो है जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और पुलिस यदि हट जाए, पुलिस यदि नहीं भी कुछ कर रही, खाली उसको थाना भरो, उतने से अपराधी का जो है कि आत्मबल खत्म हो जाता है। उसके माल उपस्थिति से खाली एक सड़क पर भी पुलिस जो है कि टहलता हुआ मिल जाए, जहाँ झगड़ा होता रहता है अपने आप शांत हो जाते हैं, लोग बगली हो जाते हैं पुलिस को देख करके। तो पुलिस की अपनी भूमिका तो है, अपना जो है कि है ही है, और वही हाल लोकतंत्र का है, विधायिका का है। अब भी देखिए, जो लोकतांत्रिक का जो भारतीय लोकतांत्रिक का जो सर्वश्रेष्ठ काल स्वर्णिम काल की जब बात आती है, मैं समझता हूँ भारतीय लोकतंत्र का जो स्वर्णिम काल था वह लाल बहादुर शास्त्री के समय था। लेकिन देश के दुर्भाग्य से उनको अधिक कार्यकाल नहीं मिल पाया। कांग्रेसी तंत्र ने जो है कि अपने किसी षड्यंत्र के देखते हुए अब उनकी हत्या करा दी थी। मैं जहां तक समझता हूँ महात्मा गांधी की हत्या में भी इन लोगों का हाथ था, और गांधी जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसे नेता थे जो कि गांधीवाद को, लोक स्वराज को, गांधी की जो वैचारिक जो पृष्ठभूमि थी वो उसको जो है कि लाने में सबसे योग्य जो है कि लाल बहादुर शास्त्री थे। या गांधी जी कुछ वर्ष जीवित रहते तो निश्चित ही जो है कि व्यवस्था कुछ और होती है। लेकिन गांधी और शास्त्री की जो हत्या हुई है, दोनों जो है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए बहुत बड़ा जो है कि अवरोधक बना। और मैं देखता हूँ कि नेहरू के कार्यकाल में या लाल बहादुर शास्त्री कार्यकाल में लोकतंत्र की एक बेहतर स्थिति थी, बहुत अच्छी सुंदर स्थिति थी। उसमें जनसंघ था, सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, नेहरू के विकल्प बहुत से ज्यादा थे। आज तो कोई विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की सबसे खराब स्थिति आज है। आज हम जो है कि मोदी के विकल्प में राहुल गांधी को जब खड़े हुए देखते हैं तो लगता है कि जो है कि लोकतंत्र की ऐसी अधिक दुर्गति नहीं हो सकती है। आज जो है कि मोदी के विकल्प में हम कहाँ कोई है।
हम राहुल गांधी या मायावती, अखिलेश या तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं, ममता बनर्जी ऐसे क्षेत्रीय राजनीति करने वाले, जात बिरादरी की राजनीति करने वाले, छोला छाप नेता चंद्रशेखर आजाद वगैरह ऐसे लोग जो है क्या मोदी का विकल्प बनने लायक हैं? सबसे गंभीर हालत लोकतंत्र का, सबसे विकृत हालत इसमें वर्तमान में मैं देखता हूं कि एकमात्र जो है कि मोदी का कोई विकल्प ही नहीं दिखाई पड़ता दूर दूर तक। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 10 साल तक, 15 साल तक भी जो है कि या भविष्य में लंबे समय तक मैं समझता हूं कि मोदी का कोई जो है कि विकल्प प्रस्तुत करने में आज लोकतंत्र जो है कि कुछ अपना कार्य कर सकता है, या विपक्ष कुछ कार्य करने के लिए गंभीर। आउट करिएगा हाँ हाँ, मंगला प्रसाद जी, आपका हो गया 12-13 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, यह है लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति में। मेरे कहने का मतलब है लोकतंत्र की जो है कि जो आज की स्थिति है वो अत्यंत खराब है। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समय लोकतंत्र की बड़ी उत्तम स्थिति थी। मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी के समय में भी जो है कि विकल्प में बहुत से नेता थे। तो जब तक विकल्प में हमारे पास नेता है तब तक लोकतंत्र की बहुत अच्छी बेहतर स्थिति कही जा सकती है। यदि नहीं है तो लोकतंत्र की बहुत खराब स्थिति है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बहादुर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप भी रख सकते हैं। बताइए और कोई। मैं कुछ कहना चाहता था मुनि जी। हाँ जी बताइए। बताइए। हाँ, अभी जो मंगला प्रसाद जी ने बोला वो आचार्य जी का है, जो जज के बारे में। मैं इन दोनों से थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ। जज के सामने जो बैठा हुआ उसका जो बाबू होता है, पेशकार होता है। उस जज को जो 50 रुपया अभी इन्होंने स्वीकार किया कि वकील से मिल के पेशकार और पैसे लेते हैं, तो उस जज को अपने सामने बैठा हुआ बाबू पेशकार 50 रुपया लेता है, वो जज को दिखाई नहीं देता है। तो हम कैसे मान लें कि वो जज ईमानदार है? पहला बात। दूसरी बात यह है कि मुनि जी को संज्ञान में होगा, रामानुजन की एक घटना है कि कुछ लड़के ने जज को पीट दिया था, वो जेल भी गए थे। बाद में उसी जज जो जज दूसरा जज फैसला दिया, उसमें उन्होंने कुछ पैसे दिए थे अपने छूटने के लिए जज को। शायद मुनि जी का संज्ञान में रहा होगा, कभी 35-38 साल पुराना मामला है, हम लोग उससे छोटे थे। तो जज को पूरी रूप से सर्टिफिकेट देना ईमानदारिता का, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात रहा जल्दी निर्णय देने की। तो जज कोई निर्णय नहीं देता है जब तक पेशकार का, दोनों पक्ष का जब तक जज सुनेगा नहीं, वो निर्णय कैसे देगा? बिना सुने निर्णय देने का अधिकार नहीं है जज को। और जब तक वकील या जो पक्षकार दोनों के लोग सम्मिलित नहीं होंगे या तथ्य को रखेंगे नहीं जज के सामने, जज कैसे निर्णय दे देगा? और तथ्य रखना वकील का काम है, तो ये आसान नहीं है। और कोर्टों में केसों की संख्या इतनी बढ़ रही है, ये भी एक रीजन है डिले करने का। तो जज चाह करके भी जल्दी निर्णय नहीं दे सकता है। बस इतना ही कहना था। हाँ, और कोई कुछ। बाबा जी बैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। यहाँ तो जज जो थानों पे निगरानी रखते हैं कि कोई केस वहीं पास में न नहीं पड़ जाए, पुलिस को धमकाते हैं कि आप थाने में ही बहुत सारे केसों को निपटा देते हो, यहाँ आने दिया करो करके। ये मैं देखा भी हूँ, सुना भी हूँ। वकीलों के माध्यम से वहां निगरानी होती है
कौन सा केस वहां पास में पंजीबद्ध, मतलब कि रिपोर्ट दर्ज हो रही है नहीं हो रही है। ले दे के अगर थाने में कोई छूट रहा है ना मान लो, तो उनको डांटा जाता है पुलिस को कि आप ये केस को वहां पास में क्यों निपटा रहे हो, मामले वहां पहुंचाने हैं आपको। ये बस इतना ही। ठीक है। आप जी, इस पे कोई और साथी? मैं कहना चाहूंगा, इस पे आपका कहना ठीक है। एक बार रामानुजगंज के ही एक पत्रकार महोदय, और मैं जज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जज भी उस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, और मुनि जी एक फॉरेस्ट वाले और 2 अन्य लोगों के ऊपर, मतलब कुल 4 लोगों के ऊपर एक फर्जी केस किया गया था मर्डर कराने का, षड्यंत्र रचने का, मुनि जी के ऊपर ही। उस षड्यंत्र में वो जज भी सम्मिलित थे, क्योंकि मुनि जी समझ रहे हैं, इसलिए मैं उन जज का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ऐसा कोई जज भी सम्मिलित होते हैं वो पुलिस वाले से, सही बात है। ठीक है, चलिए, कोई बात जी, नहीं। कोई और साथी? चलिए, मैं बता देता हूँ कुछ। बाबूजी, मैं एक दो लाइन कहना चाहूंगा। हाँ, एक तो जो गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि विधायिका की समीक्षा जनता भी कर रही है और न्यायपालिका दोनों कर सकती है। न्यायपालिका की भ्रष्टाचार की समीक्षा कौन करे, ये मेरा प्रश्न है। आप अपनी बात रख सकते हैं बाबूजी। देखिए, एक बात अभी आई कि न्यायालय दोनों पक्षों की बात सुनता है। दो पक्ष कौन कौन है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ठीक है कि न्यायालय दो पक्षों की बात सुनता है, तो न्यायालय दो पक्ष में एक पक्ष मानता है अपराधी को जिस पर आरोप लगा है, और दूसरा पक्ष मानता है पुलिस को। पुलिस इसमें पक्ष क्यों बननी चाहिए? पक्ष तो वह आदमी है जिस आदमी ने रिपोर्ट की है। तो न्यायालय दोनों पक्षों की बात सुने, तो न्यायालय पक्ष मानता है पुलिस को। सच बात यह है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने अपराधी सिद्ध कर दिया ऑन रिकॉर्ड, उसको निर्दोष कैसे मानिए गया? क्योंकि पुलिस कोई किसी व्यक्ति की तो नहीं है, एक सिस्टम है। तो किसी सिस्टम ने अगर, लोकतांत्रिक सिस्टम में किसी व्यक्ति को अगर अपराधी माना है, तो न्यायालय उसको संदिग्ध माने, निर्दोष नहीं। और दोष सिद्धि का भार उसके ऊपर डाला जाए। पुलिस ने आपको, आपके ऊपर यह आरोप लगाया है, आप बताइए कि आप निर्दोष कैसे हैं। एक सीधा सिद्धांत तो है बस। लेकिन न्यायालय दो पक्ष में पुलिस को मान लेता है। यह चाहे यह विधायिका का दोष है या न्यायपालिका का दोष है, जिसका भी दोष है, लेकिन कार्यपालिका इसमें दोषी नहीं है। दोषी है तो विधायिका या न्यायपालिका। एक तो मैं आपको ये, अगर ये हो जाए कि दोष सिद्धि का भार अपराधी पर डाल दिया जाए, बहुत प्रोसीजर कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ी जल्दी निपटारा हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान किन लोगों ने बनाया, कानून बनाने में कौन कौन लोग हैं? तो अधिकांश तो वकील हैं। वकील लोगों ने इतना लंबा चौड़ा बना दिया, बताया जाता है कि न्यायालय तो वकीलों का स्वर्ग है, उनका तो इसी पर सब रोजी रोटी चलता है।
अब एक बात आप सोचिए कि यदि पुलिस गड़बड़ है न्यायालय की अपेक्षा या न्यायपालिका की अपेक्षा कार्यपालिका गलत है, मान लीजिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्यों प्रशंसा हो रही है इतनी? योगी आदित्यनाथ तो किसी को न्यायालय से दंड नहीं दिलवा रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। फिर ये उत्तर प्रदेश कोई बहुत छोटा सा जिला तो है नहीं, मणिपुर। उत्तर प्रदेश तो पूरे भारत का 1/6 है। उत्तर प्रदेश 6वां हिस्सा। और उत्तर प्रदेश में सारे अधिकार पुलिस को दे दिए गए, न्यायालय के भी सब अधिकार। और उत्तर प्रदेश के लोग बार बार योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक दूसरा प्रश्न भी पैदा होता है। एक तीसरा प्रश्न इसके साथ और जुड़ा हुआ है कि अगर पुलिस को एक दिन के लिए कार्य से हटा दिया जाए, एक दिन के लिए, और वो सारा कार्य न्यायाधीशों को दे दिया जाए कि भाई आप लोग एक दिन के लिए न्यायपालिका में मत लगिए, आप ये काम करिए पुलिस का, तो आप देख लीजिए कि एक दिन में क्या स्थिति बन जाती है। एक प्रयोग करके देखिए, पता चल जाएगा एक दिन में ही। चौथा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में एकमात्र रामानुजगंज ऐसा स्थान है जहां हम लोगों ने अपराध नियंत्रण के लिए न्यायालय पर विश्वास नहीं किया, पुलिस पर विश्वास किया। रामानुजगंज में हम लोगों ने पुलिस वालों की सब पूरी आम जनता ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके उनसे कहा कि आप केवल अपराध में घूस नहीं लेंगे, बाकी आप सब घूस ले सकते हैं। शराब में लीजिए, वैश्यावृत्ति में लीजिए, और सारा दुनिया भर का जितना है, कोई जंगल काटता है, कोई कुछ करता है, सब आप घूस ले सकते हैं, आपको छूट है। कहीं आपको किसी प्रकार की रोक नहीं है। सरकारी झंझट आएगी वो आप निपटिएगा, जनता को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 अपराधों में आप घूस नहीं लेंगे, बस। कैसे हम लोगों ने रामानुजगंज को अपराध नियंत्रित नगर घोषित कर दिया, पुलिस की मदद से। कोर्ट की तो उसमें कोई भूमिका नहीं थी। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे सामने एक समस्या आई हम लोगों के कि भाई पुलिस तो पकड़ करके फिर कोर्ट को देगी, और कोर्ट में अपराधी कैसे कोर्ट सिद्ध करेगा कि ये अपराधी है बिना गवाही के? और गवाही कोई देगा नहीं, तब क्या होगा? तो मैंने पुलिस विभाग में घोषित किया जा करके कि जो भी अपराध होगा, ये अपराध मतलब 5 प्रकार के, इन अपराधों में जो भी ऐसा आपको लगे कि इसको गवाह जल्दी नहीं मिलेगा इस मामले में, तो आप मेरा नाम डाल दीजिएगा। ये सब डकैती फकैती जो होता था, सब में गवाह मेरा। नतीजा ये हुआ कि वहां एकदम अपराध बंद हो गया, टोटल। ये तो देखा हुआ है रामानुजगंज में।
और मैं एकदम जाकर के झूठा गवाही देता था कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ। अब आप सोचिए कि इन दोनों बातों में आप पूरे देश का वातावरण जैसा सब लोग बता रहे हैं वो भी सही है, और एक वातावरण हम लोगों ने प्रयोग भी किया है। तो इन दोनों को, और और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ प्रयोग कर ही रहे हैं। ये तो मामला हो गया। चलिए ये बात, अब हम लोग विचार करें सैद्धांतिक। ये तो आपको व्यावहारिक पक्ष मैंने आपको बता दिया इस संबंध में। सैद्धांतिक अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो सरकारें हैं वो न्यायपालिका पर कितना खर्च करती है आपको पता है? नहीं पता होगा। पुलिस और न्यायालय को मिलाकर, दोनों को मिलाकर पूरे बजट का, भारत का जितना बजट है केंद्र और प्रदेश का मिलाकर, उसका 1% पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है। मैं कह सकता हूं कि इसमें तो सरकार की गलती है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका की तो गलती नहीं है। तो सरकार बजट नहीं दे रही है, या सरकार इसको, अपराध नियंत्रण को महत्वपूर्ण नहीं मान रही है। उसको महत्वपूर्ण मान रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और 50 तरह का काम, 100 तरह का काम। तो एक तरफ बजट भी नहीं देंगे, दूसरी तरफ अनावश्यक बोझ भी पुलिस वालों पर डाल देंगे। राशन चोरी पकड़ना है, अरे तो भाई राशन चोरी तू पकड़ो ना, खाद्य विभाग पर अरे पकड़े। शराब पकड़ना है तो सारा चीज तो आपने पुलिस पर डाल दिया, और फिर आप प्रश्न कर रहे हैं पुलिस से। पुलिस वाला क्या करेगा? इसलिए हम लोगों के ये सारा जो मामला है, इस सारे मामले में पुलिस दोषी नहीं है। पुलिस के कुछ व्यक्ति दोषी हो सकते हैं, कुछ। पुलिस वाला घूस लेता है तो लेता ही है। हम लोगों ने तो, मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने तो छूट दी हुई है अपने शहर में कि हम तुम ले सकते हो, इस तरह का कुछ नहीं है। तो सवाल यह है कि हम लोग किस कार्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो हमारे दृष्टि में अपराध नियंत्रण सबसे बड़ी जरूरत है। अभी आप जरा सोचिए, ये कब दंगा हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद? 84 में। 84 में दंगा हुआ था ना। 84 के दंगे के मुकदमे अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। क्या वो जब मर जाएंगे तब उनका जजमेंट होगा? जगन्नाथ मिश्र की हत्या के मुकदमे शायद अभी खत्म हुआ है कुछ। कब जगन्नाथ मिश्र की हत्या हुई थी? कोर्ट को कुछ करना ही नहीं है, बस कोर्ट को खाली काम करना है कि अपने न्यायालय में पुलिस वालों को ड्रेस में खड़ा करके 10 तरह का डांट डपट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है उनको। क्योंकि कोर्ट केवल प्रश्न करना जान रहा है, उत्तर देना तो समझ ही नहीं रहा है। इस बात पर भी भाई समझने की तो जरूरत है
अपराधों में अपराधी लोग छूट कैसे जा रहे हैं? तो लोग गवाही नहीं दे रहे हैं। बात भी सही है कि लोग गवाही नहीं दे रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में गवाही देने लग गए लोग। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, यह गवाही लोग दें, निडर होकर के दें, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, न्यायालय की नहीं है। न्यायालय तो केवल बस पुलिस और अपराधी के बीच में पंच बन गया। सच बात यह है कि अपराध नियंत्रण, न्याय और अपराध नियंत्रण, ये दोनों तो जुड़ा हुआ है। न्याय और सुरक्षा, न्याय और सुरक्षा, यह हमारी लोकतांत्रिक तीनों जो इकाइयां हैं, तीनों का संयुक्त दायित्व तो होना चाहिए। यह जो गलत, ये संवैधानिक गलती है, हमारे वकीलों की गलती है। तो इस गलती का भोग हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग इस बात पर गंभीरता से सोचें कि यह जो प्रणाली है, सिस्टम, इस सिस्टम में चाहे न्यायालय दोषी है या पुलिस दोषी है या संविधान दोषी है, कानून दोषी है, लेकिन ये सारा सिस्टम दोषपूर्ण है। और अब नई व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए कि समाज विज्ञानी, समाज शास्त्री, जो सामाजिक विचारक हैं, उनकी भूमिका होनी चाहिए संविधान बनाने में। ये आ गए विदेशों से, अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ लिख करके बड़े बड़े वकील हो गए, और वकील हो गए तो कानून भी वही बनाने लग गए, संविधान भी वही बनाने लग गए, सरकार भी वही बनाने लग गए, सब सब उन्हीं का काम हो गया। तो ये हम लोग को इसमें समझना पड़ेगा। जो अभी चर्चा हुई, मनमोहन सिंह वास्तव में बहुत लोकतांत्रिक हुए हैं, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा अराजकता हुई है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता दी गई। देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि नेहरू के काल में एक कानून बनाया गया था, नेहरू जी के टाइम में, 1951 में। उस कानून के अनुसार न्यायपालिका उन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जिसको विधायिका रोक देगी। विधायिका की अनुमति से ही न्यायपालिका कोई दखल दे सकती है। इस तरह का गंदा कानून बनाया गया था नेहरू के टाइम में। 9वीं अनुसूची यही तो थी, न्यायपालिका दखल नहीं देगी, न्यायपालिका इसमें दखल नहीं देगी, उसमें दखल, किसी में दखल नहीं देगी न्यायपालिका, बस। उस समय न्यायालय क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया। अब जब मनमोहन सिंह आए, तब 2007 में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हम 9वीं अनुसूची पर भी विचार कर सकते हैं। इस तरह का सरकार नहीं कर सकती है। मैं मानता हूं कि यह बात सही है, इस तरह की रोक न्यायालय पर नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय इतनी हिम्मत किसके कालखंड में किया? मनमोहन सिंह के कालखंड में। जब आप कमजोर पाए तो दबा दिए, अब मजबूत पाए तो दब गए। ये तो हमारा न्यायालय है।
इसलिए मेरे विचार से एक सिद्धांत में यह बदलाव होना चाहिए कि पुलिस द्वारा अपराध सिद्ध व्यक्ति संदिग्ध अपराधी माना जाएगा, निर्दोष नहीं, अपराधी भी नहीं। और पुलिस द्वारा जो अपराध सिद्ध कर दिया जाएगा वह व्यक्ति अपने को निर्दोष सिद्ध करे, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुरक्षा और न्याय, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए, केवल पुलिस की नहीं। मुझे याद है करीब 50-60 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश थे, कोई जंग थे या क्या नाम था, चलिए जो भी नाम था, हाई कोर्ट के। उनके घर में चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस वालों को घर में बुलाया और कहा कि पकड़ो। कैसा हम कैसे पकड़े, तो स्वीकार ही नहीं करता है। तो कहे स्वीकार नहीं करता है, कैसे पुलिस वाले हो तुम? डांटा उनको कस करके। जब आपके घर में चोरी हो गई तो आपने पुलिस वालों को कहा कि पकड़ो, और हमारे घर में चोरी हो जाए तो आप पुलिस वाले को खड़ा करके पूछते हैं कि तुमने इसको डांटा क्यों, तुमको क्या अधिकार था, तुमने इसको एक झापड़ मार दिया, क्या अधिकार था तुमको मारने का? विचित्र तर्क है ये। और आपके घर में चोरी हो गई तो पकड़ो उसको। ये सब मापदंड गलत हैं। मैं न्यायपालिका के जजों पर व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सिस्टम पर दोषारोपण कर रहा हूं कि न्यायिक सिस्टम गलत है। अभी आप एक बात बताइए कि अभी यहाँ रायपुर में एक जगह एक कॉलेज की मान्यता में कुछ बड़े बड़े अफसरों ने घूस लिया है। तुरंत सीबीआई जांच शुरू हो गई और कहां कहां के बहुत बड़े बड़े अफसर उसमें पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज की मान्यता के ऊपर मामला है, पकड़े जा रहे हैं। अगर केवल अभी जो जज के यहाँ इतना रुपया जो मिला, सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ, अगर उसकी सीबीआई जांच हो जाए, ईडी की जांच हो जाए, तो कितने जज उसमें जेल जाएंगे ये आपको बहुत ताज्जुब होगा। क्योंकि देखिए, अफसर लोग जो होते हैं बड़े बड़े, वो किन्हीं माध्यमों से पैसा लेते हैं। नीचे वाले अफसर उनको कमीशन देते हैं, उसमें बंधा होता है, मंत्रियों का बंधा होता है, अफसरों का बंधा होता है, बड़े बड़े लोगों का सीधा तो लेते नहीं है। जज भी नीचे वाले जजों से कमीशन में मिलता होगा सुप्रीम कोर्ट के उस जज को, नहीं तो इतना पैसा जमा कैसे हुआ उसके पास? कितने जज फंसेंगे। इसलिए सारी की सारी न्यायपालिका भारत की एड़ी चोटी से जोर लगा रही है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए उस जज की। और ये जोर कौन लगा रहा है? न्यायपालिका के न्यायाधीश लोग लगा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब तो चोर पकड़ा जाएंगे उसमें। तो फिर बाकी तो ईडी पीडी ये सब जांच हो ही रही है सब डिपार्टमेंट में। न्यायपालिका को छोड़कर बाकी सब जगह सीबीआई जांच हो सकती है, ईडी की जांच हो सकती है, नेताओं की हो सकती है, सबकी हो सकती है, जज की नहीं हो सकती है।
क्योंकि जज तो अपने को कहता है कि हम तो भगवान हैं, हम न्याय देने वाले हैं। तो ये चाहे सारे हिंदुस्तान को लूट लें, लेकिन हमको तो भगवान मानना ही पड़ेगा इनको। यह प्रश्न अभी जो उपराष्ट्रपति ने एक प्रश्न उठाया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप एक बात और बताइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने मिलकर उस जज के खिलाफ आंदोलन किया और उन वकीलों को असंवैधानिक तरीके से दबा दिया गया, कस के दबा दिया गया। कौन दबाया? जनता ने तो नहीं दबाया, कहीं विधायिका ने नहीं दबाया, कार्यपालिका ने नहीं दबाया। दबाया कौन? सर्वोच्च न्यायालय के लोगों ने। वकील आखिरी दिन में सरेंडर कर गए बेचारे। यह अब इस बात को नहीं चलने दिया जा सकता है कि न्यायपालिका भगवान है, नहीं चलेगा। अब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों को मिलकर हम लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मान सकते हैं, संविधान को भगवान भी मान सकते हैं, सब चलिए जो भी होगा, लेकिन हम न्यायपालिका को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैंने आपको बताया। चलिए, आप अगर टाइम तो बहुत हो गया है, फिर भी आपको कुछ प्रश्न करना हो तो बताइएगा। आज का विषय बहुत लंबा था। आदरणीय मुनि जी, में मेरा एक प्रश्न ये है हाँ, बताइए प्रश्न कि आपका। न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त एवं जल्दी ही न्याय देने के लिए कैसे कैसे मतलब ऐसा कौन सा नियम लागू हो जिससे कि न्यायपालिका मतलब जल्दी न्याय दे दे और भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर न्यायपालिका जल्दी न्याय देने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो पुलिस द्वारा घोषित अपराधी है उसको आप संदिग्ध मान लीजिए, निर्दोष मत मानिए, बस बहुत जल्दी न्याय होने लग जाएगा। सारा टाइम ही बच जाएगा कोर्ट का। उसको उसको जिम्मेदारी दीजिए कि वो अपने को निर्दोष सिद्ध करे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? बाबा जी, मेरा प्रश्न है। हाँ, बताइए। प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है, जैसा आज के उसमें है, आज का जो विषय है कि आपने अभी भी बताया मनमोहन सिंह जी के समय में सबसे अच्छी स्थिति में लोकतंत्र रहा। तो 2004 में मनमोहन सरकार आई और 2005 में संसद पे हमला हुआ और वो मामला 2014 तक लटका ही रहा कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के समय में। दूसरा केस एक हुआ था तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की लेखिका थी, जिनको की मारने का फतवा जारी कर दिया था बांग्लादेश में और उनकी एंट्री बैन हो गई थी, जिन्होंने भारत में शरण ली थी। और 2007 में शायद उन्होंने भारत सरकार से, मनमोहन सरकार से विनती की थी। उस समय बांग्लादेश सरकार ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था कि इनको हमको वापस किया जाए, उनको मारने की स्थितियां बन गई थी। भारत के मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया था उनका। तो मनमोहन सरकार इतनी कमजोर पड़ गई थी कि उन्होंने मना कर दिया था। व्यक्ति की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी लोकतंत्र की है। ठीक है। कर दिया था, हम शरण नहीं दे पाएंगे। तो वाजपेयी जी ने बड़ा प्रेशर देके, दबाव देके कहा था कि आप डरिए मत, आप कमजोर मत पड़िए और आपको उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मामला गया, उनको जैसे तैसे करके भारत में। मुझे तो मतलब ऐसे कैसे। चलिए, आवाज कट जा रही है आपकी।
और कोई बात किसी का कोई प्रश्न हो तो और बताइए, नहीं तो समाप्त कराइए। और बहुत मजबूत वो हित में सोचता था, मतलब विरोध भी करते थे लेकिन साथ में थे वो, शायद ऐसा इसलिए थोड़ा बहुत था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे संसद पे अफजल गुरु ने हमला किया तो वो मामला लटका ही रहा, बीजेपी ने आके उसको सॉल्व किया। ठीक है नेता जी, आपकी आवाज बीच बीच में चलिए कट आप जा रही बताइए कल का विषय कोई। है बाबूजी। कल जो है वो हम लोग रखेंगे 4076 से 4087 तक। अच्छा अरे आवाज ठीक नहीं है। आई। 11 कोटेशन में से लेंगे। जी अब आपकी आवाज कट जा रही है। ज्ञानेंद्र जी चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।